Good afternoon, everybody. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा देता हूँ। आप सब लोगों को याद है लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद द चैप्टर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑल्दो चैप्टर के नाम में आपको दो ही चीजें सुनाई दे रही हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, बट इसमें एक तीसरा छोटा सा पोर्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, जब ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन आइटम्स आ जाते हैं। So we initially started with haloalkanes. Haloalkanes को कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। और आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स करवाए जाएंगे ना, जो भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप करवाया जाएगा हर चैप्टर में, हर फंक्शन के रिगार्डिंग आपको तीन चीजें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले हम उसकी वेरियस प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड थर्डली हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो हमने लास्ट क्लास में हेलोएल्केन्स से स्टार्ट करा था एंड वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। और हेलोएल्केन की जो सबसे पहली प्रिपरेशन मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी, दैट वाज अ रिपीटेड रिएक्शन। रिपीटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था। द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स वाज बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। अगर हमें कोई भी एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम किसी भी एल्केन को डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्ट करवा सकते हैं, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, और if the light is not available then the same reaction can be carried out at about 590 to 600 Kelvin। ठीक है, तो दो में से कोई एक कंडीशन चाहिए होती है, या तो यूवी रेडिएशंस चाहिए होती हैं या फिर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इस रिएक्शन में मैंने आपको मीथेन के क्लोरीनेशन का एग्जांपल दिया था। ऑल्दो आप कोई भी हैलोजनेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्लोरीनेशन का एग्जांपल दिया था कि जब हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो दिस रिएक्शन फॉलो अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सबसे पहले मीथेन में से एक H हटता है और बदले में एक Cl लग जाता है, CH3Cl plus HCl। And the reaction has a drawback. The reaction has a repetitive nature provided chlorine is taken in excess. अगर आपने इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, तो एक्सेस में लेने की वजह से वो क्लोरीन इवन आफ्टर द फर्स्ट स्टेप बचा रह जाएगा, और वो बचा हुआ क्लोरीन बनने वाले क्लोरोमीथेन के साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगा। जो CH3Cl बना है दैट विल अगेन रिएक्ट विद द रिमेनिंग क्लोरीन, and this time the second hydrogen atom would be substituted, फिर डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। वो डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एक तीसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, और ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक करके सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन भी बन जाता है। सो इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि हमें चाहिए तो एक मोनोहैलो प्रोडक्ट था, मोनोहैलो प्रोडक्ट, लेकिन हमें अनडिजायरेबली मोनोहैलो के साथ डायहैलो, ट्राइहैलो एंड टेट्राहैलो प्रोडक्ट्स भी मिल गए, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स भी मिल गए। सो क्लोरीन के एक्सेस में होने की वजह से रिएक्शन की रेपिटेटिव नेचर आ जाती है और उसकी वजह से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है। और याद रखिएगा, कोई भी ऐसा रिएक्शन व्हिच एक्चुअली यील्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस कभी भी एक सूटेबल प्रिपरेशंस नहीं कंसीडर करे जाते, क्योंकि इनका ड्रॉबैक ये होता है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू सेपरेट ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन अनदर, एंड इवन आफ्टर सेपरेशन द यील्ड पर यूनिट प्रोडक्ट इज वेरी लेस। ठीक है, सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेशन के बाद भी 100% यील्ड नहीं मिलती, थोड़ा थोड़ा सब प्रोडक्ट मिलता है। सो दैट प्रिपरेशन इज नॉट सूटेबल। इसका एक ही तरीका है कि या तो हम कोई और प्रिपरेशन कर लें, और अगर हमें यही वाली प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ी सी प्रिकॉशन लें। अब प्रिकॉशन क्या लें? प्रिकॉशन ये लेनी है कि अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन रिपीट ना हो, पहली स्टेज पे ही रुक जाए, सिर्फ एक मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट मिले, तो फिर आपको एल्केन को लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा। इतना ज्यादा एल्केन लेकर चलिए कि पहले हैलोजन खत्म हो जाए, पहले एल्केन ना खत्म। ठीक है, सो अगर हम लार्ज एक्सेस ऑफ मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहली स्टेज ही चलती रहेगी, सिर्फ क्लोरोमीथेन मिलेगा, सक्सेसिव प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये प्रिकॉशन आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करवाया था, आपको बताया था कि दिस रिएक्शन फॉलो अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कोई भी ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो चेन इनिशिएशन वाला जो स्टेप है ना, जो इनिशिएटर जो होता है वो एक फ्री रेडिकल होता है। यहाँ पे भी यही हुआ था कि सबसे पहला जो चेन इनिशिएशन स्टेप था उसमें मैंने आपको बताया था क्लोरीन के एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे, यू ऑल नो कि क्लोरीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर जब यूवी लाइट इंसिडेंट हुई तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है, एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 Cl रेडिकल, 2 Cl रेडिकल। इस तरह से 2 Cl रेडिकल मिले। अब ये Cl रेडिकल हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है
और कोई भी अनस्टेबल स्पीशीज जनरेट होना, इसका अपने आप में मतलब होता है कि प्रोसेस इनिशिएट हो गया, क्योंकि ये इतने अनस्टेबल हैं कि अब आगे का रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आगे का रिएक्शन खुद ही करते रहेंगे, तब तक रिएक्ट करते रहेंगे जब तक ये दोबारा से स्टेबल नहीं बन जाते। तो इन्होंने फर्दर क्या करा चेन प्रोपगेशन में, इसमें से एक क्लोरीन मीथेन के पास गया और मीथेन में से H रेडिकल को निकाल लिया। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो जब ये क्लोरीन मीथेन के पास जाएगा, दिस इज मीथेन, तो ये क्लोरीन रेडिकल यहां से इस बॉन्ड को फिर होमोलिटिकली तोड़ेगा और H रेडिकल को विड्रॉ कर लेगा, और अगर H रेडिकल इसके पास आ गया तो HCl बनेगा और मिथाइल रेडिकल फ्री हो जाएगा। फिर वो मिथाइल रेडिकल, उसके पास दो ऑप्शन है, वो जो मिथाइल रेडिकल बनेगा ना यहाँ पे CH3 रेडिकल, इसके पास दो ऑप्शन हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटीज अगर करेंगी बीकर के अंदर। या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये मिथाइल रेडिकल ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए और CH3Cl बना के प्रोडक्ट भी बना दे और हैंड टू हैंड चेन को टर्मिनेट भी कर दे। प्रोपगेशन और टर्मिनेशन एक साथ हो जाएगा अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये मिथाइल रेडिकल हो सकता है इसके साथ ना टकराए, एक किसी दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाए। ठीक है, बिकॉज बीकर के अंदर ना मॉलिक्यूल्स रैपिड रैंडम मोशन में होते हैं एंड ड्यूरिंग दैट मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड इट्स अ रैंडम प्रोसेस कि कौन किसके साथ टकरा जाए वो हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो ये इसके साथ भी कोलाइड कर सकता है और ये किसी दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड कर सकता है। सो अगर ये मिथाइल रेडिकल एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से टकरा जाता है तो फिर उस केस में ये CH3 यहां से एक Cl रेडिकल को निकाल के CH3Cl बना लेगा और एक Cl रेडिकल और नया क्रिएट हो जाएगा, और फाइनली वो जो नया वाला Cl रेडिकल है वो ऊपर बचे हुए Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होके चेन को टर्मिनेट करेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले रिएक्शन। जितने भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले रिएक्शन होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, बिकॉज ये रेडिकल इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये किसी दूसरे के साथ भी कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स अक्सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मिल ही जाती है। अब मैंने आपको एक तो मैकेनिज्म करवा दिया था एंड जस्ट मैकेनिज्म के बाद मैंने आपको एक लास्ट पैराग्राफ ये लिखवाया था कि दिस मैकेनिज्म रिमेन्स एग्जैक्टली सेम फॉर ऑल द हैलोजेंस। ये मैकेनिज्म हर हैलोजन के लिए सेम ही रहता है। मतलब अगर ये मैंने क्लोरीनेशन का एग्जांपल दिया, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन भी कर रहा होता तो भी स्टेप्स तो सारे यही होते, द प्रोसीजर विल रिमेन सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हैलोजेंस के लिए अलग अलग। क्लोरीनेशन जिस स्पीड से हो रही है, फ्लोरीनेशन उस स्पीड से नहीं होगी, या ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन की अलग स्पीड होगी। तो हमें ये देखना है कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग हैलोजेंस के लिए अलग अलग क्यों होता है और एक्चुअली ये रेट डिपेंड किस चीज पर करता है। अब मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले ऋषभ, आपने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट? सर, अगर ये मैकेनिज्म एक बार अपने आप स्टेबल हो गया और हमने उसको फिर से अनस्टेबल किया तो सर क्या होगा? अगर मान लीजिए मैकेनिज्म एक बार रुक गया, प्रोसेस रुक गया, जैसे मैंने आपको बताया था CH3Cl बन गया और वो जो क्लोरीन है ऊपर वाले क्लोरीन के साथ टकरा के Cl2 बना लेता है, चेन टर्मिनेट हो गई, तो वो टर्मिनेशन के बाद दोबारा उसे स्टार्ट करने के लिए आपको दोबारा से यूवी लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी, और जब आप दोबारा से यूवी लाइट इंसिडेंट करोगे तो फिर एक और नया क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटेगा। ऋषभ ध्यान दीजिएगा, दोबारा से एक और नया फ्रेश क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटेगा। उसका जो Cl रेडिकल होगा वो अब ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है ना हमारा, मिथाइल क्लोराइड, अब वो एक नया Cl रेडिकल इस मिथाइल क्लोराइड में से फिर H रेडिकल निकालेगा और फिर डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो तभी होता है जब क्लोरीन एक्सेस में है बीकर के अंदर, बिकॉज एक्सेस में क्लोरीन होगी तो बार बार वो Cl बहुत सारे मल्टीपल Cl रेडिकल प्रोड्यूस कर देगी और वो मल्टीपल Cl रेडिकल चांसेस हैं कि हमारे बनने वाले प्रोडक्ट में से फिर एक H रेडिकल निकाले। ठीक है, सो ऋषभ, आई होप आपको डाउट नहीं है। ओके सर। ठीक है, एनीबडी एल्स, किसी को कोई डाउट है या सब कुछ क्लियर है लास्ट क्लास वाला? बताइए। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। देखिए, अब मैं आपके सामने यही जो हैलोजनेशन रिएक्शन है ना, एक जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूं। जनरल फॉर्मेट मतलब मैं हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखना। हमने एज अ जनरल रिएक्शन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज मीथेन को जब हम X2 से रिएक्ट करवाते हैं, X2 कैन बी एनी हैलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3X प्लस HX। मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन हर हैलोजन के लिए मैकेनिज्म तो सेम फॉलो करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए अलग अलग होता है।
और मैंने आपको ये चीज 11th में भी पढ़ाई थी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है और क्यों अलग अलग होता है, मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया था. सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किस हैलोजन के लिए फास्ट होगा, किसके लिए स्लो होगा, और एक्चुअली डिपेंड किस पे करेगा? सबसे पहले बात कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस चीज पे करेगा. हैंड रेज करिए. कैन एनीबॉडी टेल मी? अनन्या शर्मा, कैन यू टेल मी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस चीज पे करेगा? So the size of halogen. कैसे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. So कर जो सकते हैं? carbon sir, due to the increase in size, the carbon halogen bond strength decreases, thus the reaction also decrease, the reaction between both of them decreases. देखो एक्चुअली आप इसे समझो, मैं आपने ऑलमोस्ट सही बताया. सब लोग ध्यान से सुना, जिन्हें नहीं मालूम स्पेशली वो लोग ध्यान से सुनिए. किसी भी रिएक्शन का जो रेट है कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बनने वाला प्रोडक्ट कितना स्टेबल है. क्योंकि यू ऑल नो कि हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बहुत जल्दी जाना चाहती है. अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है तो ये बहुत जल्दी बनना चाहेगा, और अगर ये अनस्टेबल है तो फिर रिएक्शन अनस्टेबिलिटी की तरफ धीरे 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 जाएगा. कोई भी चीज अनस्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जाना चाहती ना. एवरीथिंग टेंड्स टू अटेन मोर एंड मोर स्टेबिलिटी. तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, अनस्टेबल है तो धीरे बनेगा. अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो इसकी स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो बॉन्ड अभी अभी हमने बनाया है ना, हमने यहाँ पे कौन सा नया बॉन्ड बनाया है? CX बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड हमने डेवलप करा है. अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत स्टेबल है, और अगर ये बॉन्ड बहुत वीक है तो ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है. तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें बनने वाले बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्गर हैं, कितने स्टेबल. ठीक है. अब ये जो CX बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ ये कैसे पता चलेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है? तो ये याद रखिएगा, ये तो एक सिंपल केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, आप इसे इस तरह से समझो. आपको मैं एक स्टिक देता हूं, एक छोटी सी स्टिक देता हूं, उसे ब्रेक करने के लिए कहता हूं, और एक बड़ी सी स्टिक देता हूं, उसे ब्रेक करने के लिए कहता हूं. तो बड़ी वाली स्टिक आराम से ब्रेक कर दोगे या छोटी वाली स्टिक आराम से ब्रेक कर दोगे? बड़ी वाली। बड़ी वाली. जितनी छोटी स्टिक होगी उतना ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा. सो बॉन्ड्स के साथ भी यही होता है कि जितना छोटा बॉन्ड होगा ना, उसे ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा, और जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करना उतना इजी होगा. ठीक है. अब आप देखिए, 4 हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है. तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, इन चारों में से सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा, सबसे बड़ी लेंथ किसकी होगी? आयोडीन. आयोडीन। Iodine. कार्बन आयोडीन बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी होगी. तो क्या हम कह सकते हैं कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होगा यस सर। Yes. और ये बहुत स्ट्रांग होगा? और अगर कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत वीक होगा, मान लीजिए यहाँ पे आयोडीन होता, CI बॉन्ड बहुत वीक होता, तो फिर वो CI वाला जो प्रोडक्ट होता वो अनस्टेबल होता, और अनस्टेबल होता तो धीरे धीरे बनता. लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोरिनेशन करूं, अगर मैं मान लीजिए F2 ले लूं और मैं CH3F बनाता हूं, तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. और अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो फिर फ्लोरिनेशन फास्टेस्ट पेस पे होगी, आयोडीनेशन स्लो पेस पे होगी. ठीक है. तो ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और उसी चीज पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. जितना ज्यादा बनने वाले प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा. सो ध्यान से सुनिए, क्या हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ हैलोजनेशन ऑफ वेरियस एल्केन्स, फ्लोरिनेशन takes place at the fastest pace and iodination occurs at the slowest pace. Fluorination fastest क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर is more stable and carbon iodine bond being weaker is less stable. बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? और थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो मेरे को बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा. बताइए. हाँ भूमि बोलिए. सर कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बड़ा है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट नहीं होना चाहिए. देखो भूमि, हमें इसे ब्रेक नहीं करना है, इसे बनाना है. ब्रेक तो हमें ये करना है ना. ठीक है. हम तो
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इधर आयोडीन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और कार्बन आयोडीन बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब तो प्रोडक्ट अनस्टेबल है, और अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो वो धीरे धीरे बनेगा। देखो आप ये क्यों कह रहे हो कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूट जाएगा? हमें इसे तोड़ना थोड़ी ना है, हमें तो इसे बनाना है। तोड़ने तो हमें रिएक्टेंट के बॉन्ड है, प्रोडक्ट के बॉन्ड तो हमें बना के रखने होते हैं। समझ रहे हो भूमि? यस सर। पक्का बताओ, ऐसी यस मत बोलना भूमि। अच्छी तरह क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं समझ गई। हाँ, एनीबडी एल्स? किसी को कोई डाउट है या मैं लिखवाऊं? No, sir. नहीं है कोई डाउट? एक बार रुक जाओ, मैं पूछ लेता हूं किसी से। तुषार, तुषार देखो अगर आपको डाउट भी हो ना तो आप बता देना। ये मतलब ये मत प्रिटेंड करना कि मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही इसलिए आप चुप बैठ गए, ठीक है? सो तुषार, आपको कोई डाउट है या आप मेरे को आंसर बता रहे हो? चलिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। प्रगत, आप बताइए, आपको कोई डाउट है? नो सर। तो प्रगत मुझे बताइए कि चारों हैलोजन में से कौन सा हैलोजन फास्टेस्ट हैलोजनेशन अंडरगो करेगा? सर फ्लोरीन। क्यों? सर क्योंकि उसका सबसे ज्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होगा सबसे ज्यादा रेट ऑफ क्योंकि रिएक्शन उसका फ्लोरीन? CX बॉन्ड स्मॉलर है सबसे ज्यादा सारे हाइड्रोजन क्योंकि आप बॉन्ड बोलेंगे, कंपैरेटिवली। हाँ आप ये बोलिए कि क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के छोटे साइज होने की वजह से कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो जल्दी बनते हैं, तो फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होगी। अच्छा, एक चीज और बताइए आप सब मुझे, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि जो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होगी, तो जो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं वो उतने ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, उतने ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। क्या ये बात मालूम है आप लोगों को या नहीं मालूम? यस। यस सर। Yes, देखो sir. कोई चीज फास्ट क्यों जा रही है, आप इसे लॉजिकली समझो, सिर्फ रटो मत। ये फास्ट क्यों जा रहा है फ्लोरीनेशन? इसलिए ना क्योंकि फ्लोरीन, जो फ्लोराइड बन रहा है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और बहुत ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है बहुत लोअर एनर्जी पे है। तो बेसिकली रिएक्शन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ बहुत फास्टली जाता है, और जब कोई चीज हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ बहुत फास्टली जा रही है तो इसका मतलब एक्सेस एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब लोअर एनर्जी। अगर कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो मतलब लोअर एनर्जी की तरफ जा रही है। लोअर एनर्जी की तरफ जाने का हमेशा यही रिजल्ट होता है कि एक्सेस एनर्जी रिलीज हो जाती है, और कई बार वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो इट में लीड टू एन एक्सप्लोजन इन द लैब। लैब में एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो फ्लोरीनेशन का ये कोई एक, आप ये मत समझना कि दिस इज एन एडवांटेजियस थिंग कि फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। फ्लोरीनेशन इतना फास्ट हो रहा है कि हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते और वो एक्सप्लोजिव हो जाता है। इतना फास्ट है यहाँ पे फ्लोरीनेशन। इट इज टू फास्ट, it is so fast that it becomes it goes out of control, and it is so explosive in nature कि we generally do not prefer to carry out fluorination. Fluorination इतना fast और explosive है कि हम उसे prefer ही नहीं करते। Iodination on the other hand, it is extremely slow. ये भी बहुत ड्रॉबैक है, एक मेजर ड्रॉबैक है कि आयोडिनेशन बहुत ही ज्यादा स्लो है, इतना धीरे धीरे चलता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये रिएक्शन हम ना फ्लोरिनेशन के लिए जनरली प्रेफर करते हैं, ना आयोडिनेशन के लिए प्रेफर करते हैं। ये जो पहली प्रिपरेशन है ये हम मेनली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए प्रेफर करते हैं। अगर हमें क्लोराइड्स बनानी है, ब्रोमाइड्स बनानी है, तो हम ये वाली प्रिपरेशन फॉलो करते हैं। अगर हमें फ्लोराइड्स या आयोडाइड्स बनाने हैं तो हम प्रेफर करते हैं कोई और प्रिपरेशन। अभी हम और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिखवाऊं? मैं अभी आपको और भी कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले यहां तक लिखते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करिए सब लोग नेक्स्ट लाइन में। आपने बिल्कुल लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? Sir, the जो above पिछली क्लास में mechanism लास्ट, remains exactly same for all the halogens, but the rate of reaction is different for different halogen. हाँ ठीक है। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो उसके बारे में लिखा रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में लिखे, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, it has been observed, it has been observed that
the rate of reaction, it has been observed that the rate of reaction decrease with the increase in size of halogen. Rate of reaction decrease with the increase in size of halogen. Rate of reaction decrease with the increase in size of halogen due to the decrease in the CX bond strength. Due to the decrease in the CX bond strength. आप एक बार पढ़कर देखो, धीरे धीरे पढ़ो इस लाइन को, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि सब लोग पढ़कर समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है जो मैंने लाइन लिखवाई है? यस सर। उसके नीचे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरियस हैलोजेंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, F2Cl2 Br2 and I2। फर्दर लिखिए, the above preparation is generally not preferred. The above preparation is generally not preferred. Generally not preferred to make fluorides and iodides. Not preferred to make fluorides and iodides since the fluorination is too fast and explosive. Fluorination is too fast and explosive in nature, too fast and explosive in nature, while the iodination is extremely slow and reversible in nature. Iodination is extremely slow and reversible in nature. Reversible in nature due to the strong reducing nature of HI. Due to the strong reducing nature of HI. Strong reducing nature of HI. लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. मिस तो नहीं हुआ किसी का बीच में? चलिए देखो, मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या लिखवाया है। फ्लोरिनेशन वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी। फ्लोरिनेशन का ड्रॉबैक ये है कि इट इज टू फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, तो हम फ्लोरिनेशन तो प्रेफर नहीं करते। अगर हमें फ्लोराइड बनानी भी है तो हम इस प्रिपरेशन से ना बना के किसी और प्रिपरेशन से बनाते हैं। आयोडीनेशन के दो ड्रॉबैक्स। आयोडीनेशन का पहला ड्रॉबैक तो है कि इट इज एक्सट्रीमली स्लो, बहुत धीरे धीरे चलता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है,
बट उसी के साथ एक एडिशनल ड्रॉबैक ये भी है कि आयोडीनेशन इज इवन रिवर्सिबल इन नेचर। देखो मैं कर दिखाता हूं आपको आयोडीनेशन। CH4 plus I2 gives CH3I plus HI। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आयोडीनेशन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, तो CH3I बनेगा प्लस HI बनेगा। तो वही वाले दो प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं मैंने। लेकिन द ड्रॉबैक इज दैट कि बिसाइड्स बीइंग स्लो इट इज आल्सो रिवर्सिबल इन नेचर। अब क्यों है रिवर्सिबल? वापस आ जाता है ये प्रोडक्ट। अगर आपने CH3I और HI ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं ना, इन्हें इमीडिएटली एक दूसरे से अलग अलग नहीं करा, इफ यू वांट सेपरेट देम इमीडिएटली, थोड़ी देर के लिए भी एक साथ रखे रहे, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वापस इधर आ जाए, रिवर्सिबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज HI is a very strong reducing agent। reducing agent। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि reducing agent क्या होता है? What is a reducing agent? Can anybody tell me? Yes, sir. बोलिए कार्तिक। Sir, which reduces the other compound and gets oxidized itself. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाओ कि यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर से हमारा क्या मतलब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आशी आप बता सकते हो? Sir, the element that loses electron. देखिए रिडक्शन के अलग अलग मीनिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी हम कह सकते हैं। नहीं, लेकिन आशी आपने तो मीनिंग ही गलत बताया। द एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट बताया आपने। ओके ठीक है, ठीक बताया आशी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, ध्यान से सुनना। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपना हाइड्रोजन निकाल कर दूसरे को दे देता है, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। यू ऑल नो, सबसे पहले तो आपने 10th में यही पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो जो एलिमेंट अपना हाइड्रोजन निकाल के दूसरे को दे दे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको पता है चारों टाइप के जो HX होते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI, बताओ इन चारों में से सबसे वीक बॉन्ड किसका है? HI। HI का। अगेन बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ आयोडीन HI बॉन्ड बहुत वीक है। तो ये बॉन्ड क्योंकि बहुत वीक है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकल जाता है और इसका हाइड्रोजन निकल के दूसरे में ऐड हो जाता है। तो HI इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सो ये HI इज सच अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कि अगर आपने इसे इमीडिएटली यहां से हटाया नहीं तो ये अपना H वापस इसे दे देगा और आयोडीन वापस ले लेगा, ठीक है। अगर ये H वापस यहाँ पे आ गया तो ये वापस मीथेन बन जाएगा प्लस I2। तो ये आयोडीनेशन के दो ड्रॉबैक हैं। एक तो ये धीरे धीरे चलता है, ऊपर से ये रिवर्सिबल भी होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI। बताइए सबको समझ में है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI से क्या मतलब है? Yes. एक्चुअली HI इज अ वेरी गुड हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन डोनर है और ये अपना हाइड्रोजन इमीडिएटली से दे देगा, वापस आयोडीन निकाल लेगा, रिएक्शन बैक टू रिएक्टेंट पहुंच जाएगा, वापस मीथेन और आयोडीन बन जाएंगे अगर आपने दोनों को अलग अलग करा। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन हम जनरली अवॉइड करते हैं, बट स्टिल यू शुड नो कि सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है, इंप्रूवमेंट हर चीज की करी जा सकती है। आयोडीनेशन के केस में मैंने दो ड्रॉबैक बताए कि एक तो वो बहुत स्लो चल रहा है, स्लो चलने के लिए हम कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं, उसे फास्ट कर सकते हैं तो वो इंप्रूव हो जाएगा। और रिवर्सिबल नेचर को प्रिवेंट करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। देखिए एक रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नलिफाई कर सकता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मुझे इसकी रिड्यूसिंग नेचर प्रिवेंट करनी है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को तो आयोडीनेशन इसी प्रिपरेशन से करनी है, मैं मिथाइल आयोडाइड बनाना चाहता हूं और इसी प्रिपरेशन से बनाना चाहता हूं, मैं किसी और प्रिपरेशन से नहीं बनाना चाहता, तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेके रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्दर लिखो, आपने लास्ट लाइन जो भी लिख रखी है उसके नीचे पहले तो ये इक्वेशन नोट करो, ये वाला आयोडीनेशन वाला रिएक्शन नोट करो पहले। कर लिया नोट? यस सर। Yes, sir. फर्दर लिखो, however
the reversible nature of iodination, the reversible nature of iodination can be prevented. The reversible nature of however, the reversible nature of iodination, reversible nature of iodination can be prevented. Reversible nature of iodination can be prevented by carrying out the reaction, by carrying out the reaction in presence of, by carrying out the reaction in presence of, in presence of a strong oxidizing agent, carrying out the reaction in presence of a strong oxidizing agent, strong oxidizing agent like HiO3, HiO3, which immediately destroy, all the Hi, which immediately destroy all the Hi produced on the product side, all the Hi produced on the product side. लिखा? Yes, sir. देखो, ध्यान से देखना, अगर हम चाहते हैं ना कि रिएक्शन रिवर्ट ना हो, वहीं पर रुक जाए, तो रिएक्शन में मीथेन प्लस आयोडीन के साथ साथ आपको HiO3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है? The reaction has to be carried out in presence of an oxidizing agent like HiO3. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब ये करेगा क्या, मैं बताता हूं. पहले तो आप देखो रिएक्शन क्या होगा. यहां से एक HA का I लग जाएगा, आपको मिलेगा CH3I plus HI. अब जैसे ये HI बनेगा ना, as soon this HI will be formed, ये HI HiO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा. या आप कह लीजिए कि HiO3 सारे के सारे HI को कंज्यूम कर लेगा. इस तरह से this HiO3 will react with HI to produce 3H2O plus 3I2. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को कंज्यूम करके वाटर और आयोडीन बना देता है, ठीक है? तो अगर आपने स्टार्टिंग में जब बीकर के अंदर मीथेन और आयोडीन लिया, उसी मीथेन और आयोडीन के साथ आपको HiO3 भी लेकर चलना है, फिर रिएक्शन को करना है. तो अगर पहले से ही HiO3 बीकर के अंदर होगा, तो वो HiO3 क्या करेगा, बनते ही HI को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसे वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा. और अगर सारा का सारा HI इसके साथ रिएक्ट करके वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये रिएक्शन यहीं पे CH3I पे ही रुका रहेगा, इट वोंट रिवर्ट. तो बताइए समझ में आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस रिएक्शन का भी अपना ड्रॉबैक है. अगर हम हमारे साथ एक नई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है. अब इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, ओनली सुनिए, पहले मेरी एक बात सुनिए, उसके बाद आपका डाउट. अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि अगर हम इस HI को कंज्यूम करने के लिए HiO3 ले भी लेते, मान लीजिए हमने HI को कंज्यूम करने के लिए HiO3 ले लिया, तो वो HiO3 रिवर्सिबल नेचर को तो प्रिवेंट कर देगा, वो HI के साथ रिएक्ट करके वाटर और आयोडीन बना देगा. लेकिन उससे एक नया ड्रॉबैक ये क्रिएट हो जाएगा कि जैसे ही आयोडीन क्रिएट होगी, तो ये एक्सेस में हो जाएगी आयोडीन, और एक्सेस में होने की वजह से ये जो CH3I है, ये फिर से उसके साथ रिएक्ट करके मल्टीपल आयोडीनेशन प्रोडक्ट बना देगा. CH2I2, CHI3, CI4. तो रिएक्शन का ड्रॉबैक बहुत सारे, मतलब हम अल्टीमेटली द मेन कंक्लूजन इज दैट कि आप आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन ना करो तो ही बेटर है. ये रिएक्शन ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स के लिए ही अच्छा है, फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स के लिए हमारे पास और रिएक्शन. बट ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि HI को कंज्यूम करने के लिए HiO3 लेना पड़ेगा, लेकिन उससे एक नया ड्रॉबैक क्या होगा कि वो HiO3 अगर HI के साथ रिएक्ट करेगा तो और आयोडीन प्रोड्यूस होगी,
अब आयोडीन और प्रोड्यूस हो गई तो वो एक्सेस में हो गई, एक्सेस में लेने की वजह से रिएक्शन रेपिटेटिव इन नेचर हो जाता है, तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने लग जाएंगे। तो इस तरह के ड्रॉबैक्स आप फेस करोगे। तो एनीवेज अभी तो आपको ये दोनों रिएक्शन नोट करनी है जो मैंने थ्योरी लिखवाई उसके नीचे। आप बताइए किसी को कोई डाउट है तो श्रेया आप कुछ पूछ रहे थे। सर मेरा वही डाउट था बस, यही आयोडीन एक्सेस वाला हैलोजन कंपाउंड। यस हाँ, तो अल्टीमेटली दैट रिमेन्स अ प्रॉब्लम। मैं यही बता रहा हूं आपको कि अगर हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी करते हैं तो उस इंप्रूवमेंट से एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो दैट्स व्हाई अल्टीमेट कंक्लूजन इज दैट कि हम आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन जनरली प्रेफर ही नहीं करते, हम ये प्रिपरेशन ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, और सिर वो जो आयोडीन होगा वो फिर CH4 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता? नहीं नहीं, देखो आप समझे, CH4 अगर आपने एक्सेस में ले रखा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको या तो इतना ज्यादा एक्सेस में CH4 लीजिए कि I2 कम पड़ जाए, ठीक है, और अगर आपने I2 एक्स्ट्रा ले रखा है, CH4 कम है, तो CH4 तो खत्म हो गया ना पहले, अब तो ये प्रोडक्ट बना है आपके पास, अब इस प्रोडक्ट के साथ I2 रिएक्ट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ओके सर। तो सबने नोट कर लिया और समझ में भी आ गया। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन पे मूव करेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन के बारे में मैंने सारे एस्पेक्ट्स आपको पढ़ा दिए, एवरीथिंग। ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव टॉपिक, इसके रिवर्सिबल नेचर और उसको प्रिवेंट कैसे करना है ये सब आपको याद रखना है। सो एनी डाउट रिलेटेड टू फर्स्ट प्रिपरेशन तो बता दीजिए मुझे। नो चलिए दैट्स गुड, कोई डाउट नहीं है आपको। अब सेकेंड प्रिपरेशन, सेकेंड प्रिपरेशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, देखो मैं आपको बार बार ये याद दिलाता रहूंगा क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ते पढ़ते ना बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, मैं आपको बार बार ये याद दिलाता रहूंगा कि हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वी आर स्टडीइंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एक प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम सेकेंड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स की जो सेकेंड प्रिपरेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो पूरी की पूरी आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई है। जितनी मैं अभी पढ़ाऊंगा उतनी आपने 11th में पढ़ी हुई है क्योंकि 11th में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी थी। ठीक है, मैं बाकी सबका नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़े थे मैं उनके बारे में कह सकता हूं कि मैंने पूरी डिटेल्स 11th में पढ़ाई थी। तो वही प्रिपरेशन हम रिपीट करने जा रहे हैं। सेकेंड प्रिपरेशन की हेडिंग डाल लीजिए फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। अभी आपको देखकर याद आ जाएगा कि मैंने आपको पढ़ाई थी, पूरे मैकेनिज्म्स के साथ पढ़ाई थी ये प्रिपरेशन। लिखिए, इसके अंदर एक थ्योरी लिखिए, when halogen atoms are added over alkenes, when halogen atoms are added over alkenes, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, रुक जाइए एक सेकेंड, मैं एक वर्ड मिसिंग कर दिया। हैलोजन एटम्स नहीं, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड्स आर एडेड ओवर एल्कीन्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स कर लो, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड्स आर एडेड ओवर एल्कीन्स, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड्स are added over alkenes, then alkyl halides are obtained. Then alkyl halides are obtained. लिखा? देखो मैंने इसमें एक स्टेटमेंट लिखवाई आपको, when के आगे बता बार, then alkyl halides are obtained. Then alkyl halides are obtained. देखिए पहली लाइन पे ध्यान दीजिए, when halogen acids या हाइड्रोजन हैलाइड्स एक ही बात होती है, when hydrogen halides are added over alkenes। तो कोई मुझे बता सकता है हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या चीज होती है? हाइड्रोजन हैलाइड्स आर HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स, और ये चार तरह की होती हैं, इन्हें हैलोजन एसिड्स भी बोलते हैं, HCl, HF, HBr, HI। ठीक है, तो जब भी हम किसी एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड्स या हैलोजन एसिड्स का एडिशन करते हैं
तो डायरेक्टली हमें अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं विद नो अदर साइड प्रोडक्ट। देखो जरा ध्यान से, कोई सा भी एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको से HCl से रिएक्ट करवाया, HCl से, ठीक है। तो आपको पता है एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑलवेज अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। और एडिशन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन एक कार्बन पे चला जाएगा, क्लोरीन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। तो मान लीजिए पहले वाले पे H आ गया, दूसरे वाले पे Cl आ गया, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। So that is a direct and a very simple preparation। किसी भी एल्कीन के ऊपर किसी भी हैलोजन एसिड का एडिशन करेंगे तो हैलोजन एक कार्बन पे और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे चला जाएगा और डायरेक्टली आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो 100% प्योरिटी के साथ प्रोडक्ट मिलता है आप, ठीक है। तो याद आ रही है ये प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी 11th क्लास में? बहुत कुछ पढ़ा था हमने इसके बारे में। अब इसका एक और एग्जाम्पल ऊपर देता हूं। सपोज कीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर HBr का एडिशन करना। तो सब लोग करिए और फिर मैं प्रोडक्ट पूछता हूं आप लोगों से। ये हमने इथीन लिया था, मैंने प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन के ऊपर HBr का एडिशन करके प्रोडक्ट बनाइए और मैं किसी से पूछूंगा। ओके, बना लिया अनन्या? और सब बताइए किस किसने बना लिया? काशवी प्रोडक्ट बना लिया? Yes, sir. जतिन आपने बनाया? यस सर। जतिन बताइए प्रोडक्ट का IUPAC नेम। सर 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन, ओके। भूमि आपने बनाया? यस सर। बताइए। तो नेम बताना है कि खाली? आप जो बता सकते हो बता दो, अगर आप नेम बता सकते हो तो बेटर है, नहीं तो आप स्ट्रक्चर पढ़ दो। तो CH3CH2Br। दो ही कार्बन है आपके कंपाउंड में, CH3CH2Br। मैंने तो 3 कार्बन दिए हैं। एक कार्बन कहां गया भूमि? भूमि उसे सही करो। हर्षिता आपने प्रोडक्ट बनाया? जिया? जिया? यस सर। प्रोडक्ट बनाया? सर हाँ सर, पर डाउट है मुझे। कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा। आप प्रोडक्ट बताओ क्या बनाया आपने? सर CH4CH CH2Br। CH4CH CH2Br। आपने Br इस पे लगा दिया और H इस पहले वाले पे लगा दिया? यस सर। ये करें? हाँ अच्छा सर। जी, एक बात बताओ, आपने बनाया CH4CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया है या डबल बॉन्ड बनाया है? सर सिंगल। और आपने ये बनाया ना जी आपने? यस सर। तो अब इस कार्बन के गिनना जरा कितने बॉन्ड बन गए, टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन? सर 4। नहीं, 4 तो हाइड्रोजन ही है और एक ये वाला बॉन्ड भी हाँ तो है। सर 5 5 बना 5 दिए। 5। अच्छा, इसके गिनो, ये कितने बना रहा है? सर 3। हाँ, तो ये क्या कर दिया हमने? कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है ना,
आप ये ना 4 से ज्यादा बना सकता है ना 4 से कम बना सकता है। जी हाँ, जहां डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड टूटेगा। अगर ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर इन दोनों की तो वैलेंसी कम होगी, और अगर इन दोनों की कम होगी तो एक चीज इस पे एक चीज इस पे ऐड होनी चाहिए ना। इस पे कैसे ऐड कर दिया? ये तो सैचुरेटेड है, दिस इज ऑलरेडी सिंगली बॉन्डेड। डबली बॉन्डेड पे आप चीजें ऐड करते हो, सिंगली बॉन्डेड पे चीजें नहीं ऐड करते जी। ठीक है, ओके सर, हाँ सर, तो ठीक एक है। बार इन दोनों में से ही किसी पे एच और किसी पे बी आर करना है। सो प्रगत आप बताइए आपने क्या प्रोडक्ट बनाया? सर 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। किसी ने 1 ब्रोमोप्रोपेन तो नहीं बनाया ना? ओनली 1 ब्रोमोप्रोपेन? सर दोनों अनन्या बनेंगे ना? पांडे, अनन्या, एक तो आप लोग ना रिस्पॉन्स नहीं देते, मेरा मन खराब हो जाता है बिल्कुल। अन्वेषा, यस सर। आपने क्या प्रोडक्ट बनाया? सर 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो, आई होप सभी लोगों ने सही प्रोडक्ट बनाया है। आपको याद होगा कि इस टाइप के एल्कीन को अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। दो तरह के एल्कीन होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन उन्हें बोलते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग चेन लेंथ होती है। इसमें डबल बॉन्ड के आगे एक ही कार्बन है और डबल बॉन्ड के पीछे 2 कार्बन है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एडिशन की हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होती है। देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज। आप क्या कर सकते थे, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के, जी हाँ ध्यान से सुनना, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के आपके पास 2 पॉसिबिलिटी थी। पहली तो ये कि H को हम बीच वाले कार्बन पे करते और Br को साइड वाले कार्बन पे करते। अगर हम H को बीच वाले पे और Br को साइड वाले पे करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी तो ये है। ठीक है, इस पे H और इस पे Br। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम H को कॉर्नर वाले पे करते और Br को बीच वाले कार्बन पे करते, तो उस केस में हमें मिलता CH3CHBr CH3। 2 पॉसिबिलिटीज हैं और एक्चुअली में तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलते, प्रोडक्ट दोनों ही मिलेंगे, लेकिन एक मेजर होगा एक माइनर होगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए आप लोग, एग्जाम में या तो आप दोनों बनाएं और मेजर माइनर लिख दें, या फिर सिर्फ मेजर बनाएं। सिर्फ मेजर, अगर आप सिर्फ मेजर बना के आते हो ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ माइनर बनाए आते हो तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सिर्फ 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाया है वो बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने दोनों बनाए हैं और लिख दिया है मेजर माइनर, वो भी सही। अब मैं आपको, जिनको याद नहीं है कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर होता है, वो मैं समझाता हूँ आपको। आप में से जिन लोगों ने भी हैंड रेस कर रखे हैं वो लोअर करिए, और वो लोग हैंड रेस करिए जिसको नहीं मालूम कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा। वो लोग हैंड रेस करिए जिसको नहीं मालूम कौन सा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा माइनर। ओके, स्टिल सो मेनी हैंड्स आर रेज्ड। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया था 11th में। आयुषी, गौरांग, आप लोग भूल गए? चलिए मैं याद दिलाता हूं। देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर जब भी हम एडिशन करते हैं और एडिशन की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट्स आर डिसाइडेड बाय द मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल। अब देखिए, इसकी स्पेलिंग ना अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिल सकती है। मैंने डबल वी बनाया, आप कुछ बुक्स में ये भी देखोगे डबल वी की जगह डबल एफ भी हो सकता है। ठीक है, बट स्पेलिंग डजंट मैटर। मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। सब लोग पहले तो जिन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था वो दोनों ही बनाने और मेजर माइनर मेंशन करिए, फिर मैं बताता हूं मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है कौन मेजर है कौन माइनर। ये हैंड रेज्ड ही रहने देना अभी। सब लोग दोनों प्रोडक्ट्स बना के मेजर माइनर मेंशन कर लें और उसके नीचे हेडिंग डालें मार्कोनिकॉव्स रूल।
Done, sir. Done. हेडिंग डाल ली मार्कोनिकोव रूल की? Yes, sir. लिखिए, इस रूल के अंडर लिखिए सब लोग, whenever the addition over an unsymmetrical alkene, whenever the addition over an unsymmetrical alkene is possible in two ways. Whenever the addition over an unsymmetrical alkene is possible in two ways, then the hydrogen atom of the addendum goes to that carbon which already contain more hydrogen atoms, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, मार्कोनिकोव रूल के अंडर आपको ये लिखना था, एक बार चेक कर लीजिएगा सब। Whenever the addition over an unsymmetrical alkene is possible in two ways, then the hydrogen atom of the addendum goes to that carbon which already contain more number of hydrogen atoms. सब लोगों ने लिख लिया? किसी का मिस तो नहीं हुआ? ठीक है, मृणालिनी? मृणालिनी? छोड़ो, नहीं माइक ऑन हो रहा तो छोड़ो, रहने दो, माइक ऑन नहीं हो रहा आपका। आयुषी? Yes, sir. आयुषी, ये बताओ, इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से किस कार्बन एटम के पास ज्यादा हाइड्रोजन है? Sir, last वाले में CH2 वाले के पास। तो हमारा जो एडेंडम है ना, एडेंडम उस रिएजेंट को बोलते हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। एडेंडम का मतलब है एनीथिंग विच हैज टू बी एडेड, जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो वो एडेंडम है। तो हमारे एडेंडम का H उस कार्बन पे ही जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। मेजर प्रोडक्ट के लिए है ये रूल कि मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के हिसाब से बनेगा कि जब भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एडिशन की दो पॉसिबिलिटीज होंगी तो हमारे एडेंडम का H उसी कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन, तो H इस पे चला जाएगा। और अगर H इस पे गया तो फिर Br बीच वाले पे जाएगा, और अगर Br बीच वाले पे गया तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, सो द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एडेंडम will go to that carbon which already contain more hydrogen atom. This is the Markovnikov addition, ये Markovnikov's rule। उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। समझ में आया सब लोग जिनके भी हैंड रेज्ड हैं? क्या Markovnikov's rule याद आया आपको? आप सब लोगों को आप पढ़ा तो हुआ ही होगा, याद आ गया होगा। बताइए, सबको याद आया? Yes, sir. Yes, sir. मृणालिनी, आप पहले बताइए कि आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, देखिए, इन से भूमि आपको समझ में आया? Yes, sir. देखिए, इन वेरी सिंपल टर्म्स मार्कोनिकोव रूल को एज अ फ्रेज भी डिफाइन करा जाता है, एक छोटे से फ्रेज की फॉर्म में भी डिफाइन करा जाता है। कौन बताएगा वो क्या था मार्कोनिकोव रूल के लिए एक सिंपल फ्रेज? हाँ बताओ।
Sir, rich becomes richer, richer. Rich becomes richer. Yeah. Rich becomes richer. देखिए रिच बिकम्स रिचर मतलब जो कार्बन पहले ही हाइड्रोजन में रिच था, दैट कार्बन विल बिकम इवन मोर रिचर इन हाइड्रोजन. जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे उसी पे हाइड्रोजन चले गए, तो रिच बिकम्स रिचर. ठीक है. सो मार्कोनिकॉफ रूल सिंपली ये याद रखिएगा, जब भी एडिशन की दो पॉसिबिलिटीज हो तो प्रोडक्ट हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है. द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन व्हिच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन. अगर आप सब लोगों को समझ में आ गया, so now we will go to the cause behind this कि ऐसा होता क्यों है. अगर कोई रूल बनाया तो उस रूल के पीछे भी कोई लॉजिक होगा. हमने कह तो दिया कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, बड़े क्वेश्चन तो अराइज होता है ना कि क्यों उसी पे क्यों जाएगा, दूसरे पे क्यों नहीं जा सकता, और अगर हमें दूसरे पे ले जाना है तो हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है. तो सबसे पहले हम इस मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म देखेंगे. ठीक है. नाउ वी विल गेट टू द रूट कॉज बिहाइंड दिस मैकेनिज्म कि ऐसा होता क्यों है, हाइड्रोजन रिचर वाले के पास ही क्यों जाता है. तो एक हेडिंग डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन. कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना अपने आप ही. मैं यहां पे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं और उसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. इस मेजर का मैकेनिज्म देखेंगे हम. मैकेनिज्म ऑफ Markovnikov's addition. देखिए मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो मैकेनिज्म को कंप्लीट कर पाऊंगा. इसे आज नहीं छोड़ देते हैं, संडे को कंटिन्यू करते हैं इसे. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. 2 घंटे की क्लास होगी संडे को, याद रखिएगा, सुबह 6 to 8. मैं समझता हूं कि सुबह 6 बजे जल्दी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, उस दिन बहुत एब्सेंस रहती है, कुछ बच्चे क्लास कनेक्ट नहीं कर पाते. ठीक है. तो थोड़ा सा अलार्म लगा के सोइएगा और उसके बाद क्लास जरूर कर लीजिएगा. क्लास के बाद दोबारा सो जाइएगा, लेकिन क्लास जरूर टाइम से कर लीजिएगा, 6 to 8. ओके. Okay, sir. Okay. Sir. Good day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.